रात का वक्त था और मेरी आंखों में नींद का कोई नाम और निशान नहीं था। उस रोज कुछ मजीद गोरीला छापा मार भी कैंप में आए हुए थे। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अल्लाह दाद और उसके साथी गोरीले एक तरफ बैठकर सरगोशियों में मसरूफ थे कि अचानक समंदर की सिमत से किसी लॉन्च की सीटी की आवाज़ आई। वो फौरन उठकर आवाज़ की तरफ बढ़े और मैं भी उठा और चुपके से उनके पीछे चल दिया। थोड़ी ही देर में एक बड़ी मोटर लॉन्च साहिल से आ लगी और लॉन्च में मौजूद अमला लकड़ी की भारी पेटियां उतारने लगा। मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ये मोटर लॉन्च समंदर में दूर किसी जजीरे से उन लोगों के लिए असलहा लेकर आई है और मेरे लिए ये जगह से निकल भागने का एक सुनहरी मौका था। लॉन्च के अगले हिस्से से लकड़ी का एक तख्ता साहिल पर डाल दिया गया था जिस पर से असलहे की पेटियां उतारी जा रही थीं। लॉन्च के एक पहलू से रस्सी की एक सीढ़ी भी लटक रही थी और ये हिस्सा चांद की रोशनी से ओझल था। मैं चुपके से समंदर में उतरा और तैरता हुआ सीढ़ी तक पहुंच गया। उसके जरिए मैं खामोशी से लॉन्च के डेक पर चढ़ गया। सब लोग सामान उतारने में लगे हुए थे, इसलिए किसी की मुझ पर नज़र ना पड़ी। मैं दौड़कर लॉन्च के पिछले हिस्से में गया जहां रस्सियों के बड़े बड़े गच्छे और 6-7 पुराने टायर पड़े थे और उनके पीछे छुप गया। जब सारा सामान उतार लिया गया तो लॉन्च साहिल से पीछे हटी, एक चक्कर लगाया और फिर खुले समंदर में जजीरे की तरफ रवाना हो गई। वो जजीरा जहां मेरे ख्याल में मेरी आज़ादी और नया एडवेंचर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इंडोनेशिया में इतने छोटे जजीरे हैं कि उन्हें गिनना शुरू करें तो थक जाएंगे। कुछ आबाद हैं और कुछ गैर आबाद, कई ऐसे भी हैं जो आतिशफिशा पहाड़ों के फटने से बने हैं और जहां हर लम्हा किसी नए आतिशफिशा के फटने का खतरा रहता है। ऐसे जजीरों पर लोग मुस्तकिल घर बनाकर नहीं रहते, बल्कि करीबी जजीरों से हफ्ते में 1-2 बार आते हैं और अपनी ज़रूरत की लकड़ी काट कर ले जाते हैं। लेकिन मैं स्मगलरों के इस स्टीमर के जरिए जिस जजीरे पर पहुंचा था, वहां जराइम पेशा लोगों का राज था। स्टीमर तकरीबन 2 घंटे खुले समंदर में सफ़र करने के बाद उस जजीरे पर पहुंचा। रात का वक्त था और मैं अरशे पर रस्सियों और टायरों में छुप कर बैठा रहा। स्टीमर के स्मगलर गोरीलों को असलहा फरोख्त करके आए थे, इसलिए वो शायद किसी कैबिन में बैठे खाने पीने में मगन थे। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे गोरीला छापा मारों की मोहब्बत भरी कैद से निजात मिल गई। मेरी जगह कोई और होता तो वो कभी वहां से निकलने का खतरा मोल ना लेता, लेकिन मेरी आज़ाद और एडवेंचर्स तबीयत वहां मजीद गुजारा नहीं कर सकती थी। दरअसल मैं तो इसी ख्याल से स्मगलरों के स्टीमर में सवार हुआ था कि शायद मुझे किसी जजीरे में बहरी डाकुओं और उनके ठिकानों को देखने का मौका मिल जाए। आसमान पर चांद चमक रहा था। जिन लोगों ने समंदर पर चांद की रोशनी देखी है, वो जानते हैं कि वो मंजर कितना दिलफरेब होता है। चांद की कशिश के बाइस समंदर की लहरें यूं ऊपर उठ रही थीं, जैसे चांद से मिलने को बेताब हों। इस वजह से स्टीमर भी डगमगा रहा था। इतने में 2 छोटे कद के मला अरशे पर आए। वो स्टीमर के सामने के कोने पर खड़े हो गए और इनमें से एक ने टॉर्च को बार बार जलाकर दूर साहिल पर अपने खास सिग्नल दिए। सिग्नल देने के बाद वो सरगोशियों में कुछ बातचीत करते हुए नीचे चले गए। मैं अपनी जगह से निकला और अरशे के सायेदार जंगले के पास आया। कोई जजीरा करीब आ रहा था जिसमें काले सियाह पहाड़ उभरे हुए थे। उनके दामन में कहीं कहीं रोशनी झिलमिला रही थी। ये मलाई स्मगलर बड़े खूंखार और ख़तरनाक होते हैं। उनके लिए आदमी को मारना इतना ही आसान है जैसे हम मच्छर या कीड़े को मार डालते हैं। स्टीमर जजीरे से कुछ दूर गहरे पानियों में रुक गया। या तो साहिल के करीब पानी कम गहरा था या फिर पानी के नीचे नोकीले पत्थरों वाली चट्टानें थीं कि स्टीमर मजीद आगे नहीं जा सका। कोई स्मगलर या मला डेक पर नजर नहीं आया। दरअसल स्टीमर की दूसरी मंजिल पर एक गैलरी नुमा डेक था और उसी अरशे से एक बड़ा तख्ता साहिल से आई हुई एक बड़ी कश्ती के साथ लगा दिया गया था। ये लोग कश्ती में बैठकर साहिल की तरफ चले गए
جو وہاں سے بمشکل 1 فرلانگ یا تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب سٹیمر پر گہری خاموشی چھا گئی تو میں نے اوپر والے ڈیک کے جنگلے سے جھانک کر دیکھا۔ تختہ نیچے کھینچ لیا گیا تھا اور وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی گارڈ موجود ہوگا۔ اب مجھے اس سٹیمر سے نکل کر جزیرے پر پہنچنا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نیچے سے ہلکے تھائی میوزک کی آواز آنے لگی۔ شاید ڈیوٹی پر موجود گارڈ نے چھوٹا ٹرانزسٹر ریڈیو لگا دیا تھا۔ میں سٹیمر کی دوسری طرف آیا اور جائزہ لینے لگا، اور مجھے خیال آیا کہ ان لوگوں نے سمندر میں لنگر ڈال رکھا ہے۔ لنگر کی موٹی فولادی زنجیر عرشے سے نیچے سمندر کے پانی میں چلی گئی تھی۔ میں زنجیر کے ساتھ لٹکا اور آہستہ آہستہ جھولتا ہوا سمندر میں اتر گیا۔ وہاں سے تیرتا ہوا میں کنارے پر آیا اور جھاڑیوں اور درختوں کے اندھیرے میں ایک طرف چلنے لگا۔ یہاں صرف جاپانیوں کا ہی نہیں بلکہ زہریلے سانپوں کا بھی خطرہ تھا۔ میں انتہائی احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا، اور مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ جزیرہ زیادہ بڑا نہیں ہے، اور وہاں صرف ایک ہی اونچی جگہ روشنی جھلملا رہی تھی۔ یہ لوگ دراصل اسلحے کے اسمگلر تھے جو جاپانیوں کے خلاف لڑنے والے گوریلا کمانڈوز کو ہتھیار فراہم کرتے تھے۔ ظاہر ہے جاپانی فوج اس اڈے کی تلاشی میں سرگرم ہوگی، کیونکہ انڈونیشیا کے حریت پسند مسلمان ڈچ اور انگریزوں کے بعد جاپانیوں کو بھی بڑا نقصان پہنچا رہے تھے، باوجود اس کے کہ یہ سارے جزیرے جاپانی تسلط میں تھے۔ میں اس واحد روشنی کی طرف بڑھا، جو ایک لمبی بیرک کے برآمدے میں لٹکتی ہوئی لالٹین سے پھوٹ رہی تھی۔ سٹیمر کا عملہ اندر کھانے پینے اور ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ میرا ان اسمگلروں کے پاس رکنا مناسب نہیں تھا۔ یہ گوریلا چھاپا مار نہیں بلکہ پیشہ ور مجرم تھے جو مجھے پکڑ سکتے تھے یا گولی بھی مار سکتے تھے۔ لاکھوں ڈالر کے اسلحے کے کاروبار میں ان کے لیے عائشہ یا اللہ داد کی کوئی سفارش معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ جزیرے پر کہیں اور کوئی روشنی یا آبادی کا نشان نہیں تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسمگلروں کی بیرک سے دور ایک جزیرے کے شمال کی طرف چل دیا۔ علاقہ غیر ہموار تھا، سخت لاوے کی زمین تھی اور درختوں کے جھرمٹ تھے۔ اسمگلروں کی مدھم آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ مجھے چاندنی میں چلنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک ڈھلوان پر مجھے جھونپڑی نما ایک چھوٹا سا اندھیرا کیبن نظر آیا۔ میں پچھلی طرف سے گھوم کر اس کے برآمدے میں داخل ہوا۔ کیبن کے دروازے غائب تھے اور چھت کا ایک بڑا تختہ بھی اکھڑا ہوا تھا۔ اندر لوہے کی جالی دار چارپائی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ میں نے چارپائی ڈالی اور یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ اب صبح ہی یہ معلوم ہو سکے گا کہ اسمگلروں کے علاوہ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے یا نہیں۔ سمندر کی طرف سے نم ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ اچانک اس وقت کھلی جب جزیرے کی فضا گولہ باری کے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دھماکے اتنے زوردار تھے جیسے کوئی بمباری کر رہا ہو۔ چونکہ ہوائی جہاز کی آواز نہیں تھی، میں نے پہلے سوچا کہ اسمگلروں کے اسلحہ ڈپو میں آگ لگ گئی ہے اور گولہ بارود پھٹ رہا ہے۔ زمین شدت سے لرز رہی تھی، ہر دھماکے کے ساتھ شعلے آسمان کو روشن کر دیتے تھے۔ میں فوراً چارپائی سے اتر کر فرش پر بیٹھ گیا۔ جلد ہی مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ دھماکے بے ترتیب نہیں بلکہ ایک خاص ترتیب سے ہو رہے ہیں۔ یہ گودام میں آگ لگنے کا نہیں بلکہ جاپانی بحریہ کی جانب سے توپ خانے کے گولوں کی بارش تھی۔ ہر 2 سیکنڈ کے وقفے سے ایک گولہ آ کر پھٹتا تھا اور پورا جزیرہ زلزلے کی طرح ہل رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد اچانک گہری خاموشی چھا گئی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ بمشکل 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ 2-3 اسٹیمروں کی آوازیں آئیں اور پھر ان سے جزیرے پر سرچ لائٹس کی تیز روشنیاں پڑنے لگیں۔ ساتھ ہی اونچی آواز میں انسانی چیخ پکار سنائی دی۔ یہ وہ مخصوص آوازیں تھیں جنہیں میں اچھی طرح پہچانتا تھا، اور یہ جاپانی سپاہیوں کی آوازیں تھیں۔ اب ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی تھی۔
जापानी बहरिया के किसी यूनिट ने स्मगलरों के असलहे डिपो को तबाह करने के लिए पहले गोलाबारी की और अब अपनी जंगी कश्तियां लेकर जजीरे पर उतर रहे थे। मैंने सर पकड़ लिया। मैं जिस एक मुसीबत गुरिल्ला कैंप से भागा था, वही मुसीबत अब एक ज्यादा खौफनाक शक्ल में मेरे सर पर मंडला रही थी। मैं फौरन कैबिन से बाहर निकला, क्योंकि जापानी फौजी तलाशी लेते हुए यहाँ भी आ सकते थे। मैं पिछले दरख्तों में घुस गया और एक घनी शाखों वाले दरख्त में चढ़ कर छुप गया। दरख्त की शाखें हटा कर मैंने साहिल पर नजर डाली। समंदर के करीब जापानियों की 3 जंगी कश्तियां खड़ी थीं और फौजी एक दूसरे को पुकारते हुए गश्त कर रहे थे। मैंने सोचा कि स्मगलरों का असलहा तबाह हो चुका होगा और अब जापानी अपना काम खत्म करके वापस चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी आंखों के सामने 2 कश्तियां वापस चली गईं और एक कश्ती अपने सिपाहियों समेत वहीं जजीरे पर रुकी रही। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि मैंने गड्ढे से निकलकर कुएं में छलांग लगा दी, क्योंकि आयशा का कैंप इससे बेहतर था। जापानियों ने फौरी तौर पर साहिल पर अपनी चौकियां कायम कर ली थीं। जंगी लॉन्च में लगी हुई तोपों की नालियां साफ दिखाई दे रही थीं। डेक पर पहरेदार तैनात थे और उन्होंने साहिल पर जापानी परचम लहरा दिया था। स्मगलरों की लॉन्च कहीं नजर नहीं आ रही थी और शायद वो गोलाबारी में तबाह हो गई थी। तलाशी के दौरान 4 जापानी फौजी मेरे कैबिन की तरफ भी आए, जहां मैंने चारपाई बिछा रखी थी। उन्हें वहां कुछ ना मिला तो वो चारपाई उठाकर ले गए। मैं दरख्त में छुपा बैठा थक चुका था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि जापानियों की सरगर्मियां सिर्फ साहिली पट्टी तक महदूद थीं, जहां उन्होंने अपने कैंप बनाए थे। मैं दरख्त से नीचे उतरा और कैबिन की तरफ जाने की बजाय उसके पीछे घनी झाड़ियों में बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो समंदर में कूदकर किसी दूसरे जजीरे तक पहुंचने की कोशिश करूं, या फिर उसी जजीरे में छुपकर जापानी सिपाहियों की वापसी का इंतजार करूं। यानी सवाल ये था कि जापानी फौजी कब इस जजीरे को खाली करके वापस जाएंगे। पहली तरकीब समंदर में तैरकर फरार होना, ये अपने आप को समंदरी शार्क मछलियों के आगे डालने के मुतरादिफ था। मेरे लिए दूसरी तरकीब पर अमल करना ही लाजमी था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं खुराक और पानी के बगैर जिंदा कैसे रहता। समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता था और दरख्तों के पत्ते या घास खाने का सवाल ही नहीं था। सारा दिन गुजरा तो भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल होने लगा। भूख पर तो काबू पाया जा सकता था, लेकिन प्यास बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मगर मैंने सब्र से काम लिया। दोपहर बाद में झाड़ियों से निकलकर उस खाली कैबिन में आ गया। ऊंची जगह होने की वजह से मुझे साहिल पर खड़ी जापानियों की फौजी लॉन्च और बैरक की पिछली दीवार साफ नजर आ रही थी, जिसका आधा हिस्सा गोलाबारी से तबाह हो चुका था। तीसरा पहर भी गुजर गया और जजीरे पर शाम का अंधेरा छाने लगा। प्यास की शिद्दत से मेरी जबान लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी थी। मैंने घास और पत्ते चबाकर उनकी रतूबत से दिल को थोड़ी सी तसल्ली दी, मगर घास इतनी कड़वी थी कि निगली नहीं जा सकती थी। उसी हालत में बैठे बैठे जब रात हुई तो मैंने एक खतरनाक फैसला कर लिया। ये फैसला बहुत जोखिम भरा था, मगर भूख और प्यास मुझे मौत के किनारे ले आई थी, इसलिए कोई चारा नहीं था। जब जजीरे पर मुकम्मल खामोशी छा गई और साहिल की तरफ से आती जापानियों की आवाज़ें भी बंद हो गईं, तो मैं कैबिन से निकला और दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ जापानी कैंप वाली बैरक की तरफ चल पड़ा। आसमान पर बादल छा चुके थे, जिससे चांदनी बिल्कुल गायब हो गई थी। बैरक की दीवार वाली खिड़की का एक पट खुला था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। ये बैरक का एक छोटा सा स्टोर था, जहां लकड़ी के खोखे और एक बड़ी मेज पर बोतलें और डब्बे पड़े थे। मुझे डबल रोटी की महक भी आई और मैं फौरन अंदर कूद गया। यहाँ मुझे वो सब चीज़ें मिल गईं जिनकी मुझे अशद ज़रूरत थी। मैंने डबल रोटी के पैक, बिस्किट के डब्बे, आड़ू के जूस के टैन, ठंडे मशरूब की बोतलें और सारडीन मछली के डब्बे जल्दी जल्दी एक थैले में भरे।
थैला खिड़की से बाहर लुढ़काया और उसके साथ ही मैं भी ढलवान पर बाहर लुढ़क गया। जापानी सिपाही दूसरी तरफ गार्ड ड्यूटी पर था, जिसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि यहाँ स्टोर से कोई चीज़ चुराई जा सकती है। आधा रास्ता तो मैंने रेंग कर तय किया, फिर लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ वापस अपने कैबिन में आ गया और थैला खोलकर खाने की चीज़ों पर टूट पड़ा। मेरे पास मौजूद चाकू की मदद से मैंने कोल्ड ड्रिंक के 10 काटे और ऊपर तले 4 डब्बे पी गया। फिर डबल रोटी के साथ उबालकर डब्बों में बंद की गई सार्डीन मछली खाई। जिस्म में तवानाई वापस आ गई और अब मैं ज़्यादा रोशन दिमागी से वहां से निकलने की तरकीब पर गौर करने लगा। मैंने बाकी खाने पीने की चीज़ें कैबिन से बाहर नीचे की तरफ एक झाड़ी में छुपा कर रख दी। मैं कैबिन की तरफ वापस आ रहा था कि मुझे किसी गिड़गड़ाने की आवाज़ आई। मैं वहीं बैठ गया और गौर से सुना तो ये किसी औरत की आवाज़ थी। मैं डरते डरते आवाज़ की तरफ गया तो देखा कि एक छोटे से गड्ढे में एक औरत बेसुध पड़ी है, जैसे मर चुकी हो या मर रही हो। ऐसा लगता था कि वो गड्ढे में गिर पड़ी है। मैं गड्ढे में उतर गया। औरत इंडोनेशी थी और उसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा नहीं थी। जब मैं उसे बाहर निकालने के लिए झुका तो उसने अपनी ज़बान में पानी मांगा। वहाँ की मकामी ज़बान मुझे थोड़ी बहुत आ गई थी। मैं भागकर झाड़ियों की तरफ गया, कोल्ड ड्रिंक का 10 खोलकर उसे पिलाया और उर्दू में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गईं? औरत ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, और बेहोश हो गई। मैं समझा कि ये औरत मुसीबत ज़दा है। मुमकिन है जापानी इसे किसी जजीरे से उठा कर लाए हों और उसने मौका पाकर फरार की कोशिश की हो। मैंने अपने थैले से खाने पीने की कुछ चीज़ें साथ लीं, उस बेहोश औरत को उठाया और टूटे फूटे कैबिन में ले आया। फिर थोड़ी देर में उसे होश आ गया तो मैंने उसे कुछ खाने पीने को दिया तो वो उठकर बैठ गई। उसने मुझे अपना नाम सोमी बताया। वो एक सेहतमंद खातून थी, मगर इसकी आंखों के गर्द गहरे हल्के पड़े हुए थे। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि दूसरी जंग अजीम के दिनों में जुनूब मशरक़ी एशिया के उन इलाकों में जहाँ मकामी ज़बानें बोली जाती थीं, दो गैर मुल्की एक दूसरे से उमूमन टूटी फूटी उर्दू में बात करते थे। सोमी का ताल्लुक़ किसी पढ़े लिखे घराने से था, इसलिए वो ज़रा बेहतर हिंदुस्तानी बोल लेती थी। सोमी का लिबास इंडोनेशी नहीं था। उसने पुरानी सी जीन्स और जैकेट पहन रखी थी, बाल गर्दन तक कटे हुए थे और पाँवों में रबर के जूते थे। उसने बताया कि इसके बाप का करीबी जजीरे में जनरल स्टोर था। जब जापानी जजीरे में दाखिल हुए तो उन्होंने लूट मार और कत्ले आम शुरू कर दिया। सोमी उस वक्त अपने बाप के साथ स्टोर में ही थी, जहां जापानी सिपाहियों ने इसके बाप को गोली मार दी और इसे पकड़कर साथ ले गए। वो इससे पूछगछ करना चाहते थे और इसी जजीरे में ले आए थे, जहां वो गोलाबारी के बाद जान बचाकर जंगल में छुप गई थी और अब मेरे सामने थी। मैंने सोमी से कहा, जापानी तो तुम्हें सारे जजीरे में तलाश करेंगे। वो बोली, इसीलिए मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके फरार हो जाना चाहती हूँ। मैंने जवाब दिया, वो तो मैं भी चाहता हूँ, मगर हमारे चारों तरफ समंदर है, हम यहाँ से फरार कैसे हो सकते हैं? सोमी ने एक अहम बात बताई, तुम्हें शायद पता नहीं कि इस समंदर में बेशुमार छोटे छोटे जजीरे हैं। यहाँ से सिर्फ 25 मील के फासले पर एक ऐसा जजीरा है जहाँ कब्जा तो जापान का है, मगर उन्होंने वहाँ कोई कैंप कायम नहीं किया, क्योंकि इस जजीरे में जराइम पेशा लोग रहते हैं और उनका गठजोड़ इलाके के बहरी डाकुओं से कायम है। बहरी डाकुओं के नाम पर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोमी से पूछा कि हम उस जजीरे पर कैसे पहुंच सकते हैं। सोमी कहने लगी, जापानी अपने साथ कुछ इलाकाई माही गीर भी लाए हैं, जिनकी 6-7 छोटी कश्तियां जजीरे के जुनूबी साहिल पर खड़ी हैं। ये लोग दिन के वक्त जापानियों के लिए ताज़ा मछलियां पकड़ते हैं। हम उनकी कोई एक कश्ती लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। उस वक्त सोमी की ये तजवीज़ भी बड़ी माकूल लगी। मैंने कहा, मैं आज रात उनका जायज़ा लूँगा।
वो फौरन बोली, अगर तुम जायजा लेते रह गए तो जापानियों की गोलियां हमें बहुत जल्द भून डालेंगी। हमें अभी चलकर कश्ती उड़ा लेनी होगी, ताकि हम जजीरे से निकल जाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।